दोस्तों, हमारे शहर लखनऊ में 18 एवं 19 जनवरी को बोटेनिकल गार्डन एनवीआरआई में रोज और गैडुलस के फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसको मैंने जाकर खूब एंजॉय किया और आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए वीडियो भी शूट किया है। तो यदि इस प्रदर्शनी को इस साल आपने मिस कर दिया है तो आप मेरी वीडियो से प्रदर्शनी का एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका पता बता देता हूँ। तो ये हजरतगंज में सहारागंज के पीछे सिकंदराबाद में बोटेनिकल गार्डन एनवीआरआई लखनऊ में लगी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा एड्रेस गूगल मैप भी ऐड कर दूंगा। दोस्तों, इस प्रदर्शनी में म्यूजिक बहुत तेज बज रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बाकी इस प्रदर्शनी में मैंने जाकर अलग अलग लोगों से बात किया और गार्डनिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें शेयर किया है, जो आपको आगे वीडियो में जानने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले मुझे एक सर मिले, जिन्होंने बताया कि वो इस प्रदर्शनी में पिछले 40 साल से आ रहे हैं और इसके अलावा हम पीयूष जी से हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में वर्मी कंपोस्ट को हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। वर्मी कंपोस्ट को पौधों में डालने से क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में भी मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली, जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर की है। बहुत सारे अलग अलग कलर के गुलाब के फूल और गैडुलस के फूल आपको देखने के मिलेंगे, जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मुझे वहां पर एक मैम मिली, इन्होंने हमें बताया कि इंडोर प्लांट्स को घर में लगाने से क्या फायदे मिलते हैं और कैसे हम अपने घर की ऑक्सीजन को शुद्ध कर सकते हैं। इसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने मुझे दी। इसके अलावा मैंने बहुत सारी नर्सरी के ऑनर्स से बात भी किया और बहुत से पौधे और गार्डनिंग से जुड़ी चीजें भी मैंने यहाँ पर देखी, जो कि लोग खरीद रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह स्वागत करता हूँ आपका मल्टी गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों, मैंने हाल ही में आपके साथ में बोटेनिकल गार्डन एनवीआरआई का वीडियो शेयर किया था और उसमें गुलदाउदी और कोलियस की प्रदर्शनी का वीडियो शेयर किया था। गुलदाउदी और कोलियस की प्रदर्शनी दिसंबर में लगी थी, गुलाब और गैडुलस की प्रदर्शनी जनवरी में लगी है और इसके अलावा इसके बाद गवर्नर हाउस में फरवरी में फिर से प्रदर्शनी लगती है। ये किस डेट में लगती है आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे ही इस प्रदर्शनी में मैं एंटर हुआ, एक सर से मेरी मुलाकात हुई, जो कि पिछले 40 साल से इस प्रदर्शनी में आ रहे हैं। चलिए इस प्रदर्शनी के बारे में इनसे जानते हैं। सर, यहाँ के प्रदर्शनी के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। सर, मैं महेश कुमार गुप्ता हूँ और मैं पेशे से आर्बिट्रेटर और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का रिजॉल्वर हूँ जी। और मैं जो है पिछले 40 साल से इस गार्डन में आ रहा हूँ। ओके सर। और कम से कम 30 बार तो मैं इस प्रदर्शनी को देख चुका हूँ। ओके। और मैं आज बड़ा उत्साहित था कि आज से ये कार्यक्रम हो रहा है और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इस प्रदर्शनी को आकर के देखूँ। और इसमें जो है, और मैं लोगों से अपील भी करूँगा कि सब लोग आएँ, पूरे लखनऊ के और दूर दूर से, और यहाँ के गुलाब, ग्लैडुलई, कोलियस और सारी चीज़ों को आकर के बहुत देखें, एंजॉय करें और उत्साहवर्धन करें लोगों का। बताया आपने 30 साल से लगातार यहाँ आ रहे हैं, तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आपने देखे हैं? यहाँ पर तो बहुत चेंजेस हुए हैं। पहले तो ये नेचुरल गार्डन था, पर इसमें ऐड वैल्यू कर दिया गया है और नई नई चीज़ें पैदा कर दी गई हैं। और इस वर्ष मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर रंगाई पुताई का जो काम हुआ है, ये बहुत ही आकर्षक है और इसने जो है इस एनवीआरआई को एक नई दिशा और क्या कहते हैं उत्साह भर दिया है, जिससे कि हमारे जितने भी मॉर्निंग वॉकर लोग हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे भी और अच्छा जो है, जो भी यहाँ का प्रशासन है वो करने का प्रयास करेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि गार्डन में हम लोग जो है मोर के साथ भी मॉर्निंग वॉक करते हैं। ओके। और यहाँ पर एक स्टॉल ऐसा भी है जहाँ पर कि क्या कहते हैं तोते और दुनिया भर के पक्षी जो है आकर के आदमियों के साथ, मॉर्निंग वॉकर के साथ एंजॉय करते हैं, दाना खाते हैं। एक गार्डन मछलियों का भी है, उसमें भी हम लोग जो है बहुत एंजॉय करते हैं और ला करके दाना खिलाते हैं। पर मैं उन लोगों से अपील करूँगा कि जो लोग ग्लूकोज के बिस्किट और रोटी और पुराने घर के बचे हुए खाने को लाते हैं और यहाँ पर डालते हैं, उससे जो है हमारे पक्षियों का बहुत नुकसान होता है और नेचुरल हैबिटेट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो लोग इस चीज़ को रोकें और प्रयास करें कि मछली को मछली का दाना ही खिलाएं और जो भी प्रिस्क्राइब या रिकमेंडेड दाने हैं वही खिलाएं। घर का बचा हुआ सामान ला करके ना खिलाएं। और सर ने देखिए कितनी अच्छी बात बताई। बस मैं सर टाइमिंग जानना चाहूँगा कि टाइमिंग क्या है सुबह की? सुबह 7 बजे से
और 9 बजे तक है, पर जो एंट्रेंस है वो सुबह 8 बजे बंद हो जाती है। अच्छा, और 9 बजे सब एग्जिट हो जाता है, जिससे कि मॉर्निंग वॉकर का समय मॉर्निंग वॉकर को ही मिले। उसके अलावा जो है साइंटिस्ट वगैरह जो आते हैं उन लोगों का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ओके सर, थैंक्स। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, सर जी ने इस प्रदर्शनी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रदर्शनी में अभी आपको बहुत कम लोग दिख रहे होंगे, क्योंकि अभी ये प्रदर्शनी चालू नहीं हुई है। ये 2 बजे से चालू होगी, पर मैं पहले ही आ गया हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो एक मैम आई थी, शायद यहाँ की साइंटिस्ट है, इन्होंने फीता काट कर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुझे मैम का नाम नहीं पता है, अगर आप इनको पहचानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इनका नाम जरूर बताएं। फीता काटने के बाद मैम ने प्रदर्शनी के बारे में लोगों को बताया, जिसको लोगों ने बैठकर अच्छे से सुना। यहाँ का नज़ारा देखने लायक था। हल्की म्यूजिक और धूप के साथ हल्की ठंड वीडियो शूट करने में बहुत मजा आ रहा। मैं आगे बढ़ा तो मुझे अलग अलग स्टॉल दिखे, जिनमें लोग पूछताछ कर रहे थे। यहीं पर मुझे NBRI के पीयूष जी मिले, जिन्होंने मुझे हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग के बारे में बताया। आप भी देखिए। तो देखिए, अभी हम लोग हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं पीयूष जी से, जो कि NBRI से ही है। स्वागत करता हूं सर आपका मल्टी गार्डनिंग चैनल पर। सर, हमें हमारे व्यूअर्स को हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में बताइएगा। धन्यवाद। मैं पीयूष वर्मा, मैं NBRI में प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद पे वर्क कर रहा हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, और जो कि एक वर्टिकल हाइड्रोपोनिक का सेटअप है। तो आप देख सकते हैं कि ये कम स्पेस में, ये बेसिकली एक प्रोटोटाइप है कि हम कम स्पेस में ज़्यादा कैसे ग्रो कर सकते हैं जी। तो उसी का एक सेटअप है। तो ये जैसे कि ये हाइड्रोपोनिक है, तो हाइड्रोपोनिक में बेसिकली हम क्या करते हैं कि मिट्टी का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। टोटली जो प्लांट्स को ग्रो करते हैं वो पानी के साथ में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके ग्रो करते हैं। जो भी प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हम पानी के साथ मिक्स करके इसको फ्लो करते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि हमने नीचे बकेट में पानी के साथ में न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रखे हैं, और ये कंटिन्यूसली ऊपर तक फ्लो होता रहता है। इस तरह से आप इधर देख सकते हैं जी, ठीक है। और ये हर प्लांट को इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर प्लांट्स की रूट पे मिलता रहता है। तो इस तरह से प्लांट रूट के थ्रू अपना न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए वो लेता रहता है। और सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा जी, जो आपने यूज किया है, आपने बताया कि सॉइल आपने नहीं यूज किया है, तो ये कोकोपीट है। हाँ, ये बेसिकली हम कोकोपीट यूज करते हैं, अदर भी चीजें यूज करते हैं। जैसे इधर आप देख सकते हैं हम क्ले बॉल्स यूज करते हैं। ये बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्लांट्स को मॉइस्चर रिटेन करके रखने के लिए प्लस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड सिस्टम है, तो इसको हम 24 आवर्स कंटिन्यूसली नहीं चला सकते। तो उस टाइम पे जब हम इसको बंद करते हैं, तो उस टाइम पे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर का जो प्रोवाइड करता है वो इसी से, कोकोपीट से ही प्लांट लेता है। अच्छा सर, मैं थोड़ा टाइम की वजह से कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश करूंगा। तो मुझे ये बताइए कि जो प्लांट्स मैं देख रहा हूँ आपने लगाए हुए हैं, तो इनको पहले कहीं तैयार किया कि डायरेक्ट इसी में आपने लगाया? नहीं, देखिए, जो हमारे स्मॉल सीड प्लांट्स होते हैं तो उनको हम पहले नर्सरी तैयार करते हैं। वो हम कोकोपीट में सीड्स को बो देते हैं। जब प्लांट्स हमारा सूटेबल हाइट का हो जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए, अप्रॉक्स हाफ इंच का, मतलब हाफ हैंड का साइज का, मतलब लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर का हो जाता है, उसके बाद हम इसको इसमें ट्रांसफ़र करते हैं जी। बल्कि हम इसको जो ग्रो करते हैं वो मिट्टी में नहीं, कोकोपीट में ग्रो करते हैं इसके सीड्स को। अच्छा, सीड्स को भी आप कोकोपीट में ही ग्रो करते हैं। और इसके अलावा कोई खाद का भी यूज किया आपने? नहीं, इसमें खाद तो हम कोई भी नहीं डालते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 17 तरह के प्लांट्स को चाहिए होते हैं, हम वही प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को साथ में। अच्छा, लिक्विड के थ्रू? हाँ, लिक्विड पानी के साथ में ऐड करते हैं। बस हमें इसमें एक चीज़ ध्यान कर रखना होता है कि जो हम क्रॉप लगा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट हमारा क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। जैसे हमने गेंदा लगाया है तो गेंदा के लिए न्यूट्रिएंट अलग होगा, क्राइजेंथेमम के लिए न्यूट्रिएंट अलग होगा। पर सर, मैं जानना चाहूंगा कि आने वाले समय पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग लोगों को करनी चाहिए, क्या इससे फायदा होगा? देखिए, आज के टाइम में हाइड्रोपोनिक को काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं जी, क्योंकि ये एक अर्बन फार्मिंग का तरीका है। क्योंकि आप देखें कि कंटिन्यूसली जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। जी जी। तो अर्बन एरिया में अगर हम स्पेस की बात करें तो फार्मिंग के लिए या फ्लावरिंग के लिए बहुत ही कम स्पेस है जी। तो उस टाइम पे हम फूड कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए हम अपनी छत पे या बालकनी में इसको लगा सकते हैं हाइड्रोपोनिक का सेटअप। जैसे ये हमारा वर्टिकल का सिस्टम है, कितने कम स्पेस में हमने 10 पौधे लगा दिए हैं। अगर आप ट्रेडिशनल उसमें जाएंगे तो एक इतनी जगह में सिर्फ एक गमला रख पाएंगे आप। सही बात है। तो एक ये है।
बाकी इसमें हम वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि इसमें वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, अच्छा। कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहता है। जी जी। तो अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में इसका देखें तो वाटर वेस्ट बिल्कुल जीरो है। ये हार्ड वर्क है कि इजी वर्क है? नहीं, अगर आप इनिशियली स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी हार्ड है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट एंड ऑल काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप एक बार सीख गए तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी वगैरह को देना ही नहीं है, ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अच्छा पीयूष जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी कि इसको अगर कोई सीखना चाहे तो कैसे सीख सकता है? हाँ, देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग है सीखने के लिए। आज के टाइम पे यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग हैं जो कि इसका ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि हमारे NVRI में भी साल में एक बार इसका ट्रेनिंग होता है जो कि 5 से 6 डेज़ का वीक डेज़ में होता है, और वो हर किसी के लिए ओपन होता है। कोई भी आकर के ज्वाइन कर सकता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, और उसके बाद में हम इसमें हर एक चीज़, जैसे कि कैसे प्लांट लगाना है, क्या न्यूट्रिएंट्स देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, वो हर एक चीज़ हम सिखाते हैं। तो कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है? रजिस्ट्रेशन एक्चुअली इसका हमारा एडवर्टाइजमेंट निकलता है NVRI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या NVRI की साइट पे आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कब हमारा ट्रेनिंग हो रहा है, तो उसमें लिंक होगा, उसके बाद आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद जब भी होगा तो आप इजीली इसका ट्रेनिंग गेन कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए पीयूष जी ने हमें हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग के बारे में अच्छी जानकारी दी। मैंने तो कभी नहीं किया है। यदि आपने हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आप देखिए लोग आने लगे हैं और भीड़ भी होने लगी है। इसी तरह आगे जाने पर मैंने देखा कि बहुत सारी वर्मी कंपोस्ट एक स्टॉल पर रखी थी, तो मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए सर जी से बात किया और जानकारी जुटाने की कोशिश किया। आप भी सुनिए क्या बताया सर जी ने वर्मी कंपोस्ट के खाद के बारे में। साथियों, अब हम आपको सीमैप की एक नई और पूर्ण विकसित टेक्नोलॉजी है जिसको हम वर्मी कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तकनीक। इसमें आप क्या करते हैं कि जो भी आपका, भाई देखिए सीमैप इज नोन फॉर एरोमेटिक क्रॉप्स, ठीक है। एरोमेटिक क्रॉप्स में जो भी एरोमा रिलेटेड क्रॉप्स हैं उसका जो डिस्टिलेशन वेस्ट बच जाता है उसको हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वर्मी कंपोस्ट में चेंज करते हैं। तो डिस्टिलेशन वेस्ट की जगह अगर आपके पास डिस्टिलेशन वेस्ट नहीं है तो आप एग्रो वेस्ट यूज कर सकते हैं। कोई भी वेस्ट हो जिसमें प्लास्टिक, सिरेमिक, शीशा ना हो, उसको आप यूज कर सकते हो। उस वेस्ट को आप काट लीजिए, जैसे चारा काटने वाली मशीन होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर उस डिस्टिलेशन वेस्ट को अलॉन्ग विथ वर्म्स, इस वर्म्स को अलग वर्म्स कहते हैं, जो कि आपके खेतों में पाया जाता है, वो अलग वर्म्स होता है। इसको हम रेड वर्म्स बोलते हैं। इसकी प्रजाति जो होती है आइसिनिया फेटिडा बोलते हैं। आइसिनिया फेटिडा को यूज करते हैं। इस डिस्टिलेशन वेस्ट के साथ ये आपने वर्म्स डाला और इस तरह की पिट बनाते हैं। पिट की साइज लगभग 6 मीटर लंबी होती है, 1.25 मीटर चौड़ी होती है और आधा मीटर गहरी होती है। तो इस पिट में आप इसको डाल देते हैं और इसको हम लगभग 3 महीने के लिए छोड़ते हैं, और 3 महीने में लगभग आपको 4 से 5 बार रोटेट करते हैं, क्योंकि इसमें मीथेन या अमोनिकल गैसेस फॉर्म होती हैं जिसको आपको निकालना होता है। और केचुए का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये नीचे रहता है, तो इसलिए आपको रोटेशन और इम्पॉर्टेंट है कि नीचे की खाद बन जाएगी, ऊपर की नहीं बनेगी, इसलिए आपको रोटेट करना बहुत जरूरी है। नीचे का मटेरियल ऊपर, ऊपर का मटेरियल नीचे करना। तो इस हिसाब से आपको चक्रण करना होता है लगभग 4 से 5 बार 3 महीने के अंदर। उसके बाद जब आपकी खाद ऐसे से एक चाय की पत्ती के अनुसार दिखने लगती है, तब उस समय आपको इसको निकाल लेना और एक हीप के अनुसार बना लेना। जब आपको ऐसा मटेरियल जो कि आपका मीन्स लाइट गोल्डन कलर का होता है, इससे आपको डार्क ब्राउन कलर का दिखने लगे, तब आपको समझना है कि हमारी कंपोस्ट 90 दिनों के पश्चात रेडी हो गई। अब हम आपको निकाल के इसको एक हीप बना लेना है। हीप को आपको फैलाना नहीं है गेहूं की तरह, आपको एक कोन के शेप का बनाना है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है एवरीडे। जैसे गर्मियों के दिनों में आपको हमेशा इसमें छिड़काव करना है पानी के, 40 से 45% मॉइस्चर मेंटेन रहे। जाड़ों के दिनों में हफ्ते में एक बार पानी डालेंगे तो सफिशिएंट है। तो इस तरह जब आप हीप बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप इसको सीविंग, मतलब कोई भी एक चालने वाली सीव होती है जिसे बालू चलना बोलते हैं, बालू चलना 2 mm का होता है, उससे आप सीव कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको एक ग्रेनुअल वर्मी कंपोस्ट, मतलब दानेदार खाद मिल जाती है जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। इस खाद को आप अपने खेतों, अपने पॉट्स में, अपने किचन गार्डनिंग में किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। 2 से 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में यूज़ करते हैं, और अगर गमलों में आपको यूज़ करना तो 100 से 50 से 100 ग्राम प्रति गमले, और गमले की मोटाई और लंबाई के हिसाब से यूज़ करते हैं। 10 इंच का गमला है तो 50 से 100 ग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक पूरी खाद के रूप में जाना जाता है। जैसे हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, उसी प्रकार एक वर्मी कंपोस्ट है, एक बैलेंस डाइट है पौधे के लिए, जिसमें पौधे को सारा न्यूट्रिएंट मिल जाता है। इवन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें अवेलेबल होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ जो कि हमारे जीवाणु और जो जीवित बैक्टीरिया हैं
इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपके खाद में हम कीटनाशक और जो रासायनिक फर्टिलाइजर डाल के उसको ख़त्म कर दिए, तो उससे अगर ये खाद डालते हैं तो उससे फिर से वो उसमें पैदा हो जाते हैं और आपकी खेत को एक उपजाऊ खेत बना देते हैं, जिससे आने वाली जो आपकी फसलें हैं उसको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो इस तरह आप वर्मी कंपोस्ट का पूर्ण रूप से फ़ायदा ले सकते हैं। सर हमारे व्यूअर्स इसको कैसे खरीद सकते हैं? खरीदने के लिए तो आपको केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान या इस तरह की हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं, जैसे फ्लावर शो है आपका, एक दिसंबर में होता है और एक जनवरी में होता है। दिसंबर में कोलियस क्राइसैंथेमम का होता है और जनवरी में आपका रोज एंड ग्लैडियोलस का होता है। इसमें हम लोग स्टॉल लगाते हैं। अदरवाइज आप केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान जो कुकरेल पिकनिक स्पॉट रोड पे स्थित है, वहाँ पे आप आकर किसी भी समय 9 से 5:30 बजे तक इस खाद को प्रचुर मात्रा में खरीदा जा सकता है। लेकिन सर हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इस खाद को खरीदने से बढ़िया हम लोग हमेशा प्रमोट करते हैं कि इस खाद को आप किसान या कोई भी इंटरप्रेन्योर्स अपने खेतों में, अपने जो भी जगह है और जो भी किचन गार्डनिंग या जहाँ पे गार्डन है वहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही एक इकोनॉमिक प्रोसेस है इसको बनाने का, जिसको आप करके खाद खरीदे ना खुद बनाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। ओके सर, थैंक्स। तो दोस्तों देखिए, सर जी ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि हम घर पर कैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री में। वैसे भी मुझे लगता है कि हमें गार्डनिंग में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो आप भी दोस्तों कोशिश करें कि बजट गार्डनिंग करें, ज़्यादा पैसा ना खर्च करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे पौधे सेल हो रहे हैं। मुझे ज़्यादा इंडोर प्लांट ही दिख रहे हैं जो कि कम देखभाल में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके बाद गुलाब के फूलों को काट कर पानी में रखा गया है और अलग अलग कलर के हजारों रंग के फूलों को आप यहाँ देख सकते हैं और लोगों ने खूब सेल्फी भी ली और खूब एंजॉय भी किया। इसके बाद आगे बढ़ने पर मुझे एक मैम मिली जिन्होंने एक बॉक्स में 4 अलग अलग छोटे छोटे से घर के मॉडल बना रखे थे और उनमें कुछ प्लांट्स लगे थे। मैम यहाँ पर सभी को घर के अंदर इंडोर एयर प्यूरिफाई पौधों के बारे में सबको बता रही थी, कौन कौन से पौधे हम घर के अंदर लगा सकते हैं और इनको लगाने का क्या फायदा मिलता है। तो दोस्तों मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे व्यूअर्स को भी इन पौधों के बारे में बताएं। तो आप भी दोस्तों देखिए कि मैम ने इंडोर प्लांट्स के बारे में हमें क्या बताया है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि कैसे इंडोर एयर क्वालिटी दिन पर दिन गिरती जा रही है। जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जो हम इंडोर में जो भी फर्नीचर और इवन जो वॉल पे जो पेंट भी करते हैं उससे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड रिलीज होते हैं जो हमारी, जब उनको इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो सोफ़ा है उससे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, ज़ाइलिन जैसे हार्मफुल कंपाउंड रिलीज होते हैं। अगर हम AC यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं तो उससे ज़ाइलिन, टॉल्यूइन जैसे कंपाउंड रिलीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाके काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इनके सॉल्यूशन में हमने सोचा है कि हम कुछ ऐसे प्लांट्स प्लेस करें जो कि इन इंडोर एयर पॉल्यूशन को हमारी इंडोर एयर क्वालिटी से रिमूव करते हैं और साथ ही हमारी इंडोर क्वालिटी में ऑक्सीजन को रिलीज करके इसको और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो कुछ प्लांट्स जो है जो जिन पे काम हो चुका है और जिन पे हमारी लेबोरेटरी भी काम कर रही है, जैसे सिम्फोनियम, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी हमने देखा है कि जो काफ़ी अच्छे तरीके से पॉल्यूशन को रिमूव करते हैं और इंडोर क्वालिटी को और भी बेहतर बनाने में कारगर साबित है। इसके बारे में आप अगर जनरली अगर आप गूगल पे भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप डालते हैं कि कौन से प्लांट्स जो हैं जो आप घर के अंदर लगाएंगे तो किस तरह से वो गूगल आपको देगा सर्च करके, क्योंकि इस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। तो आपको बहुत सारे प्लांट्स की लिस्ट निकल के सामने आएगी जो कि इंडोर काफ़ी एफिशिएंटली ग्रो होते हैं। इसके अलावा एक ऐप है जो गूगल स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल है, EICAP ग्रीन प्लानर, जो आपको बताएगा कि आप अपने इंडोर में ऐसे कौन से प्लांट्स रख सकते हैं जो आपको VOCs या जितने भी हार्मफुल कंपाउंड्स हैं उनको वो मिटिगेट करते हैं और आपको एक शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण प्रदान कर सकते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ओके मैम, थैंक यू मैम। कुछ पौधे हमें घर के अंदर ज़रूर लगाने चाहिए और मैम के बताए ऐप से जान सकते हैं कि कौन कौन से पौधे आप घर के अंदर लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि ग्लैडियोलस के फूलों को भी काट कर पानी में रखा गया है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। NBRI में इनके पौधे तैयार किए जाते हैं। सर्दियों का ये बहुत खूबसूरत पौधा है जो आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे कैक्टस के पौधों को एक साथ रखा गया था, इनमें भी सबके नाम लिखे हुए हैं और पूरा राउंड में इनको रखा गया था जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
इसके अलावा कैक्टस की तरह ही एलोवेरा के पौधों को भी राउंड में रखा गया था। एलोवेरा में खास बात ये थी कि इनमें बहुत सारे पौधों में फूल भी खिले थे। एलोवेरा का फ्लावर देखने में दोस्तों बहुत खूबसूरत लगता है। जब आपका एलोवेरा का पौधा बहुत पुराना हो जाएगा तभी इसमें फूल खिलते हैं। एलोवेरा के नए पौधे में फूल नहीं खिलते हैं। आगे आप देख सकते हैं झरने लगे हैं और झरनों से हल्की हल्की सी फव्वारें हमारे ऊपर पड़ रही थी, जो कि दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था। और फूलों से सजाकर हमारे देश का तिरंगा बनाया गया था। यहाँ पर बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे थे, सेल्फी ले रहे थे और एक होड़ सी बनी रहती है यहाँ पर फोटो खींचने के लिए। अब इस प्रदर्शनी में मुझे लगभग 2 घंटे से भी दोस्तों ज्यादा हो गया था वीडियो शूट करते हुए। और अब आप देख सकते हैं प्रदर्शनी में भीड़ भी बहुत अच्छे से होने लगी है। तो अब मैं आगे चलता हूँ जहाँ पर बहुत सारे नर्सरी वाले अलग अलग वैरायटी के पौधों को सेल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ नर्सरी वालों से बात भी करने वाला हूँ। दोस्तों अभी हमारे सामने सौरभ नर्सरी के ऑनर हैं। सर अपना नाम बताइएगा और अपनी नर्सरी के बारे में बताइएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ त्रिपाठी, सौरभ नर्सरी का ऑनर। मेरी नर्सरी विकास भवन लखनऊ में इस्टेब्लिश्ड है और पिछले 15 सालों से हम लोग लखनऊ में हॉर्टिकल्चर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। और नर्सरी भी अपनी है जिसमें हम लोग हर टाइप के प्लांट्स, जिसमें इंडोर प्लांट्स भी हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, लैंडस्केपिंग प्लांट्स भी हैं, फ्रूट प्लांट्स भी हैं। इन सब का कलेक्शन हमारी नर्सरी पे आपको मिलेगा। और आज की डेट में अभी NBRI जो अपना नेशनल बॉटनिकल गार्डन है उसमें रोज एंड ग्लैडुलस फ्लावर शो लगा हुआ है, उसमें भी अपना स्टॉल है जिसमें हम लोग हर टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ लेके आए हैं और इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। ये एग्जीबिशन आज 18 जनवरी 2025 और 19 जनवरी 2025 तक के लिए है, तो लिमिटेड समय है, जल्द से जल्द आए और अच्छे पौधों का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सर। तो अभी दोस्तों ओम प्रकाश जी हमारे साथ में हैं। ओम प्रकाश जी हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा। तो इस बार क्या तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी सब चल रही है आपके सामने जो है। जी जी जी। और इस बार तो पूरा रोज का जो है एग्जीबिशन है। जी जी। तो रोज पूरा हम लेके आए हैं। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए रोज के अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग कलर में कितने सारे ये प्लांट्स यहाँ पर लेके आए हैं। ये प्लांट जो लेके आए हैं आप, मैं देख रहा हूँ ये भूसी में लगे हुए हैं। हाँ, ये भूसी वाले प्लांट्स चल जाते हैं? हाँ, भूसी चलते बढ़िया जो है। और इसके अलावा और भी कौन कौन से प्लांट्स लेके आए हैं? तो बहुत सारे सीजनल है, परमानेंट में है, फनसुतिया है, दरबेरा है, पेला लिली है और बहुत सारे हैं जो सीजनल भी है, परमानेंट भी है, सभी तरीके के हैं। यहाँ पे आप आइए, हमारा स्टॉल लगा हुआ है, आके मिलिए हमसे और घूमिए, पूरा विजिट करिए, जो है बहुत सुंदर लगा हुआ है। सही बात है दोस्तों, अभी हल्की हल्की सी धूप निकलना शुरू हुई है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। कम समय में आपको बहुत सारी नर्सरी के ऑनर से आपको मिलने के मिलेगा और बहुत सारे यहाँ प्लांट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। ठंडक में रजाई में बैठने से अच्छा है बाहर निकलिए, एंजॉय करिए। और इसके बाद लगेगा राजभवन में। राजभवन में? हाँ, वहाँ 8, 9, 10 फरवरी में लगेगा। 8, 9, 10 फरवरी को? जी। तो वहाँ पर मुलाकात होगी आपसे? हाँ, वहाँ बिल्कुल मुलाकात होगी। जी जी दोस्तों, तो वहाँ पर भी मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों, हमने सौरभ नर्सरी और कविता नर्सरी के ऑनर से बात किया। बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, बट दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो रही इसलिए सबसे बात नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों, कविता नर्सरी का वीडियो तो मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है, बट सौरभ नर्सरी का वीडियो अपने चैनल पर कभी शेयर नहीं किया है। ऐसे में दोस्तों, सौरभ नर्सरी के ऑनर ने मुझे इन्वाइट किया है कि मैं उनकी नर्सरी पर आऊँ और उनकी नर्सरी का वीडियो अपने चैनल पर शेयर करूं। तो हो सकता है कि जल्द ही मैं सौरभ नर्सरी पर विजिट करूंगा और आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल भी लगे थे, बट दोस्तों मैं उधर गया नहीं। इस तरह दोस्तों हमारे शहर लखनऊ में हर साल बॉटनिकल गार्डन NBRI में दिसंबर में और जनवरी में पुष्प की प्रदर्शनी लगती है। तो इस साल अगर आप यहाँ पर विजिट नहीं करे हैं तो अगले साल जरूर यहाँ पर विजिट करें। इसके अलावा दोस्तों 8, 9 और 10 फरवरी को राजभवन गवर्नर हाउस में फिर से प्रदर्शनी लगेगी, जहां पर जाकर आप उस प्रदर्शनी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे भी मिल सकते हैं। 8 तारीख को मैं वहां पर जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गार्डनिंग।